हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन क्लासरूम सीरीज़ में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। साथियों, राजस्थान ज्योग्राफी की हम एक पूरी सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज के अंतर्गत हमने अब तक राजस्थान की कुछ नदियों की बात की थी, हमने आंतरिक प्रवाह की नदियों की बात कर ली थी और पिछली क्लास में हमने अरब सागरीय अपवा तंत्र की एक प्रमुख नदी लूनी नदी की बात की थी। कोई साथी यदि नया जुड़ा है और पुराने वीडियो को देखना चाहता है तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पुरानी क्लासों के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पर क्लासेस देख सकते हैं। आज हम अरब सागरीय अपवा तंत्र की एक और महत्वपूर्ण नदी माही नदी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा माही और इसकी सहायक नदियाँ। तो पहले हम बात कर लेते हैं माही नदी की। तो माही नदी के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं इसके उद्गम की। तो उद्गम के लिए हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। यहाँ पर बांसवाड़ा जिला, राजस्थान का दक्षिणी भाग, ये यहाँ डूंगरपुर और यहाँ प्रतापगढ़। अब राजस्थान के दक्षिण में यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य है और मध्य प्रदेश राज्य से एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला गुजरती है जिसे हम विंध्याचल पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। तो पर्वतमाला कौन सी हो गई? ये हो जाएगी विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला। अब मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, ज़िले का नाम हो जाएगा धार। ज़िला हो जाएगा धार, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के इस धार ज़िले में जो विंध्याचल पर्वतमाला है, इसकी एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है अमामोरू की पहाड़ी। अमामोरू की पहाड़ी। और इस पहाड़ी पर स्थित है एक झील, जिस झील का नाम है मेहद झील। और इसी मेहद झील से माही नदी का उद्गम होता है। तो साथियों, जो माही नदी है उसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वतमाला की जो अमामोरू पहाड़ी है, इस अमामोरू पहाड़ी पर स्थित मेहद झील से होता है। यहाँ से माही नदी निकलती है। अब ये माही नदी यहाँ से निकलेगी और यहाँ से निकलने के बाद ये बांसवाड़ा तक आएगी और बांसवाड़ा का एक गांव है, गांव का नाम है खांदू। गांव का नाम हो जाएगा खांदू। खांदू कहाँ पर? ये हो जाएगा बांसवाड़ा में। तो इस खांदू गांव के निकट ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। अब राजस्थान में आ जाएगी। राजस्थान में आने के बाद सबसे पहले ये बांसवाड़ा में बहेगी। बांसवाड़ा में बहने के बाद ये जाएगी प्रतापगढ़ में और प्रतापगढ़ में बहने के बाद ये पुनः आ जाएगी बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा पर। तो अब बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए ये नदी कहाँ चली जाएगी? गुजरात के अंदर। और गुजरात में प्रवाहित होते हुए ये नदी चली जाएगी खंबात की खाड़ी में। तो ये नदी जो अंतिम रूप से कहाँ गिर जाएगी? ये गिर जाएगी खंबात की खाड़ी में। और खंबात की जो खाड़ी है यह अरब सागर का ही भाग है। हमने बात की थी जब हमने अपवा तंत्र के प्रकार पढ़े थे। तब विंध्याचल पर्वतमाला की मेहद झील से निकलकर ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में खांदू गांव जो बांसवाड़ा का है, यहाँ से राजस्थान में आएगी। उसके बाद बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों में बहने के बाद ये चली जाएगी गुजरात में और गुजरात में बहते हुए ये अंतिम रूप से खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी। अब ध्यान से देखें, ये जो नदी है, यहाँ हम बात कर लेते हैं उद्गम की। तो उद्गम हो गया इसका मेहद झील। मेहद झील कहाँ पर? धार, मध्य प्रदेश। अब जो
कौन सी पहाड़ी पर है, कौन सी पर्वतमाला पर है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है। तो राजस्थान में ये प्रवेश करती है खांडू गांव से, और खांडू गांव रहता है बांसवाड़ा में, कोई दिक्कत नहीं। अब राजस्थान में इसके प्रवाह की बात करेंगे हम, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर 3 जिलों में इसका प्रवाह है, आपको ध्यान रखना है। और समाप्त कहाँ हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी ये खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में ये नदी समाप्त हो जाएगी। अब यदि हम बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो यदि हम इसकी कुल लंबाई की बात करें तो माही नदी जो है इसकी कुल लंबाई रहती है 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर। और इस 576 में से यह राजस्थान में है, तो राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वह हो जाएगी 171 किलोमीटर, 171 किलोमीटर। तो कुल लंबाई 576 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई जो है वह 171 किलोमीटर रहती है। तो ये माही नदी की लंबाई। अब ध्यान से देखें आप, तो माही नदी जो है ये दक्षिण दिशा से राजस्थान में प्रवेश कर रही है, और दक्षिण दिशा से प्रवेश करने के बाद राजस्थान में बहने के बाद पुनः दक्षिण दिशा की ओर चली जाती है। तो राजस्थान में प्रवेश भी इसका दक्षिण दिशा से है और राजस्थान से इसका निकास भी दक्षिण दिशा में है। तो ये राजस्थान की एकमात्र नदी है, राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है, दक्षिण से इसका प्रवेश है और दक्षिण में ही क्या है इसका निकास, यानी राजस्थान से यह दक्षिण दिशा में ही राजस्थान में आ रही है और दक्षिण दिशा से ही यह राजस्थान से बाहर जा रही है। तो राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से आकर दक्षिण में ही चली जाती है। उसके बाद राजस्थान में हम आगे पढ़ेंगे चंबल नदी। तो चंबल नदी को राजस्थान में नित्यवाही नदी कहा जाता है और माही जो है यह राजस्थान की दूसरी नित्यवाही नदी के नाम से जानी जाती है। तो माही जो है यह राजस्थान की दूसरी नित्यवाही नदी है। तो पहली चंबल और चंबल के बाद राजस्थान की दूसरी नित्यवाही नदी जो है वो हो जाएगी माही नदी। एक बार आप चाहें तो यहाँ तक इसको स्क्रीनशॉट से सेव कर सकते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ तक हो गया। अब जो माही नदी है, इस माही नदी के आसपास का जो प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, इस प्रतापगढ़ के क्षेत्र को कहा जाता है कांठल। क्या कहेंगे इसे मित्रों? इसे कहेंगे हम कांठल। उसके बाद प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच का जो 56 गांव का मैदानी समूह है, इस मैदानी समूह को कहा जाता है 56 का मैदान। हम माही के मैदान के अंतर्गत इसकी बात पहले कर चुके हैं, फिर से आपको ध्यान रखना है। तो 56 का मैदान हो जाएगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। उसके बाद जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच जो माही का मैदानी क्षेत्र है, इस मैदानी क्षेत्र को कहते हैं वागड़। इसे कहा जाएगा वागड़। तो माही का जो मैदान है प्रतापगढ़ में, उसे कांठल कहेंगे। जो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच है उसे हम 56 का मैदान कहेंगे, और जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच है उसे हम वागड़ के नाम से जानेंगे। अब यदि हम बात करें माही नदी के उपनाम की, कैसे कौन कौन से नामों से जाना जाता है, तो माही नदी जो है इसके उपनाम की बात करें तो माही नदी को कहते हैं वागड़ की गंगा। वागड़ की गंगा के नाम से जानते हैं। इसे कहा जाता है कांठल की गंगा,
कांठल की गंगा, इसे कहा जाता है आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, और इसे कहा जाता है दक्षिण राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। तो ये माही नदी के खूब सारे उपनाम हैं। और माही नदी का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को प्राचीन काल में, माही नदी का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? इसे हम कहते थे पुष्प प्रदेश, पुष्प प्रदेश। तो ये माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, इसे प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश के नाम से जानते थे। तो ये माही नदी के खूब सारे उपनाम हो गए। इसे वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, और इसे दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है। और जो माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमने बात की थी कि यह नदी दक्षिण दिशा से राजस्थान में आती है और दक्षिण दिशा में ही चली जाती है। तो यदि आप इसके प्रवाह की आकृति को देखेंगे तो माही नदी की जो आकृति बनती है, माही नदी की जो आकृति बन रही है, यह अपने अंग्रेजी वर्णमाला में, जो अंग्रेजी का यू होता है, तो यह उल्टे यू के समान, उल्टे यू के समान यानी इस आकार में यह नदी प्रवाहित होती है। और राजस्थान के दक्षिणी भाग से यहाँ से गुजरती है एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो माही नदी जो है, यह इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आकृति इसकी जाएगी अंग्रेजी के उल्टे यू के समान, और कर्क रेखा को 2 बार ये काटती है। हम विश्व भूगोल के अंतर्गत आगे बात करेंगे कि विश्व में ऐसी खूब सारी नदियां हैं जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 4 बार काटती है। ऐसी नदियों का जिक्र हम आने वाले समय में, जो हमारा महाद्वीप वाला टॉपिक रहेगा, उसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। जैसे हम कांगो या जायरे नदी की बात करते हैं, जो अफ्रीका महाद्वीप में है, तो वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। हम अफ्रीका की ही एक और नदी लिम्पोपो की बात करते हैं, तो वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। यदि हम बात करते हैं फीटरजॉय नदी, जो ऑस्ट्रेलिया में है, तो मकर रेखा को 4 बार काटती है। तो इन नदियों की हम चर्चा करने वाले हैं आगे, जो विश्व भूगोल का टॉपिक रहेगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं माही नदी की। तो माही नदी जो है, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कई बार, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वह नदी हो जाएगी माही नदी। आप एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट सेव कर लें। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं माही नदी पर जो बांध बने हुए हैं, उन सभी बांधों की। तो साथियों, जो माही नदी है, इस माही नदी पर जो सबसे महत्वपूर्ण बांध रहता है, वह बांध रहता है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। तो ये माही नदी का प्रमुख बांध है। प्रमुख बांध पहला हो जाएगा माही बजाज सागर बांध। तो माही बजाज सागर बांध, ये बांसवाड़ा का एक गांव है, नाम है बोरखेड़ा। तो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में ये बांध स्थित है। और राजस्थान और गुजरात की जो संयुक्त परियोजना है माही परियोजना, उस परियोजना के अंतर्गत इस बांध का निर्माण कार्य करवाया गया था। हम राजस्थान की सिंचाई एवं पेयजल परियोजनाओं के अंतर्गत माही परियोजना की बात करेंगे विस्तार से, जहां हम देखेंगे कि राजस्थान और गुजरात का किस तरह से इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर ध्यान रखें आप कि जो माही बजाज सागर बांध है, यह बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है।
और इसका जो नामकरण है, इस बांध का नामकरण वो जमनालाल बजाज के नाम पर किया गया है। जमनालाल बजाज के नाम पर किया गया है, जिसको गांधी जी के 5वें पुत्र कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे गांधी जी के जो 4 पुत्र हैं उनके नाम अवश्य बताएं, क्योंकि इनको गांधी जी के 5वें पुत्र कहा जाता है। अब जो माही बजाज सागर बांध है ये 2 नदियों के संगम पर स्थित है। तो माही बजाज सागर, यहाँ एक नदी और मिलती है माही नदी में, और इस नदी का नाम रहता है इरू। माही नदी में इरू नदी मिलती है, और माही और इरू नदियों के संगम पर यह बांध बना हुआ है। तो मैं यहाँ लिख दूँ कि यह बांध माही एवं इरू नदियों के संगम पर बना हुआ है। इरू नदियों के संगम पर बना हुआ है। अब यदि बांध की बात करें और इस बांध की यदि लंबाई की बात करें, तो इस बांध की जो लंबाई है वह 3109 मीटर है, यानी लगभग 3.1 किलोमीटर के नज़दीक इसकी लंबाई है। और यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। तो ध्यान रखना, आगे हम बात करेंगे राजस्थान के सबसे ऊंचे बांधों की, राजस्थान के सबसे बड़े बांध की, राजस्थान में सबसे लंबी रपट वाले बांध की। और ये जो बांध है ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। तो माही बजाज सागर बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में, जिसका नामकरण जमनालाल बजाज के नाम पर किया गया, जो माही एवं इरू नदियों के संगम पर स्थित है। इसकी लंबाई 3109 मीटर या 3.1 किलोमीटर, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। अब हम बात करते हैं माही के दूसरे बांध की। तो माही नदी का दूसरा बांध है, यह रहता है कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध। तो कागदी पिकअप बांध जो है, यह बांध बांसवाड़ा का ही एक गांव है, गांव का नाम कागदी। तो ये बांसवाड़ा के कागदी गांव के निकट कागदी बांध, जो पिकअप बांधों की श्रेणी में आता है। तो ये बांसवाड़ा में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये पिकअप बांध क्या होते हैं। तो साथियों, ऐसे जो बांध होते हैं, ये बांध नदी का जो तल होता है उस तल के बराबर बनाए जाते हैं। यानी जब हम, ये नदी का तल है तो इस तल के बराबर इस बांध को बनाया जाता है। जो उसके गेट होते हैं, बांध के गेट, वह नदी के तल तक पहुंचते हैं। तो जब इस गेट को खोला जाता है, जब इस गेट को खोला जाएगा तो नदी का पूरा पानी वहां से बहकर बाहर निकल जाएगा, यानी नदी में पानी बिल्कुल नहीं बचेगा। तो जो ऐसे बांध होते हैं इनको हम पिकअप बांध कहते हैं। तो ये हो गया कागदी पिकअप बांध। और तीसरा जो बांध है इसका, वह बांध है कडाना बांध। और कडाना बांध जो है ये स्थित है गुजरात में। गुजरात का जिला है पंचमहल, पंचमहल गुजरात। तो माही नदी के 2 बांध जो है, 2 बांध राजस्थान में हैं, और तीसरा जो बांध है ये बांध कडाना, जो पंचमहल गुजरात में स्थित है। तो माही बजाज सागर बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, दूसरा कागदी पिकअप बांध और तीसरा कडाना बांध। तो ये 3 बांध माही नदी के हो गए। आप चाहें तो एक बार इसको भी सेव कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम कुछ और विशेषताओं की माही नदी की। साथियों, यदि राजस्थान में त्रिवेणी संगम की बात आती है, यदि बात करते हैं हम राजस्थान में त्रिवेणी संगम की, तो डूंगरपुर का एक स्थान है, गांव है, नाम है नया टापरा। और ये जो नया टापरा है ये रहता है साबला तहसील में। तो नया टापरा जो गांव है, इस नया टापरा गांव के निकट
3 नदियों का यहाँ पर संगम होता है। अब वो नदियाँ कौन कौन सी है? ये नदियाँ, एक नदी आती है उदयपुर से, उदयपुर के जो बिछावेड़ा की पहाड़ियाँ हैं ऋषभदेव के निकट, वहाँ से आती है। इसका नाम रहता है सोम नदी। आगे हम इसकी विस्तार से बात करने वाले हैं। तो सोम नदी जो आ रही है बिछावेड़ा की पहाड़ियों से, उदयपुर से, और प्रतापगढ़ में भंवर माता की पहाड़ियों से, भंवर माता की पहाड़ियों से आती है जाखम नदी, और यह जाखम नदी आकर मिल जाती है सोम नदी में। यहाँ एक बात को आप विशेष ध्यान रखना कि जो जाखम नदी है, यह जाखम नदी माही नदी में सीधे सीधे नहीं मिलती है। माही नदी जो है वह पहले मिलेगी सोम नदी में, और सोम और जाखम की जो संयुक्त धारा है, यह संयुक्त धारा इस नया टापरा गांव के निकट माही नदी में मिल जाएंगी। अब जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती है, वहाँ इस नया टापरा नामक स्थान पर एक प्रसिद्ध धाम स्थित है, जिसे हम कहते हैं बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम, तो बेणेश्वर धाम नया टापरा गांव, साबला तहसील, डूंगरपुर में स्थित है, जहां माही, सोम और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम स्थित है। तब हम बात करते हैं बेणेश्वर की। तो बेणेश्वर जो है, यहाँ पर 3 नदियों का त्रिवेणी संगम, माही, जाखम और सोम, तो इन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम। और यदि आप राजस्थान का कला संस्कृति पढ़ते हैं, संत संप्रदाय पढ़ते हैं, तो एक संत थे संत मावजी। तो बेणेश्वर जो है, यह संत मावजी की तपोस्थली रही है। संत मावजी के जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों को हम कहते हैं चौपड़ा। और इस बेणेश्वर धाम में ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और यह बेणेश्वर धाम जो है, ये आदिवासियों का एक प्रमुख तीर्थ है। और इस बेणेश्वर में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को, ध्यान रखना, प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला भरता है। और इस मेले को हम कहते हैं आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ मेला। तो ये प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को कहाँ पड़ता है? बेणेश्वर में, जहाँ माही, सोम और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम स्थित है। बेणेश्वर जो है, इसको संत मावजी की तपोस्थली कहते हैं। और मावजी के जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को हम कहते हैं चौपड़ा। फिर बेणेश्वर में खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को बड़ा मेला पड़ता है आदिवासियों का, जिसे आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब माही नदी के किनारे जो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हो गया, वो हो गया बेणेश्वर धाम। इसी तरह हम चलते हैं डूंगरपुर में, और डूंगरपुर में भी माही नदी के किनारे एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जिसे हम कहते हैं गलियाकोट। ये हो जाएगा गलियाकोट डूंगरपुर में। तो पहला स्थान हो गया बेणेश्वर, दूसरा स्थान हो जाएगा माही के किनारे गलियाकोट डूंगरपुर में। और ये जो गलियाकोट है, यह एक संप्रदाय है, संप्रदाय का नाम है दाऊदी बोहरा संप्रदाय। दाऊदी बोहरा संप्रदाय। तो ये गलियाकोट दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ है। और यहीं पर सैयद फखरुद्दीन की मज़ार स्थित है। सैयद फखरुद्दीन की मज़ार यहाँ स्थित है। अब सवाल जो बनता है कि माही नदी के किनारे स्थित प्रमुख धाम कौन से हैं, धार्मिक स्थल कौन से हैं? तो पहला बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, और दूसरा गलियाकोट, ये भी डूंगरपुर में। यदि हम उद्योग की दृष्टि से गलियाकोट की बात करते हैं, तो गलियाकोट जो है, यह रमकड़ा उद्योग के लिए
प्रसिद्ध है, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और एक योजना आई थी जल संरक्षण के लिए जिसका नाम था सुजलाम सुफलाम योजना। ध्यान रखना, सुजलाम सुफलाम। तो यदि आपसे सवाल यह पूछा जाए कि सुजलाम सुफलाम योजना का संबंध कौन सी नदी से है, तो इस योजना का संबंध भी माही नदी से है। कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट सेव कर लें। तो साथियों, ये माही नदी के बारे में कुछ सामान्य सी बातें हो गई। अब हम बात करेंगे माही नदी की प्रमुख सहायक नदियों की। तो यहाँ तक आपने सेव कर लिया होगा ये माही नदी की कुछ प्रमुख सामान्य बातें। इसके अतिरिक्त माही नदी से संबंधित और भी बातें हैं, तो वो हम करेंगे जहाँ हम सिंचाई परियोजनाएं पढ़ेंगे, सिंचाई और पेयजल की परियोजनाएं पढ़ेंगे। तब बात करेंगे कि माही नदी से कहाँ कहाँ सिंचाई एवं पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध होती है, और इस माही नदी तंत्र में कहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है और उस विद्युत का उपयोग कौन सा राज्य करता है, कहाँ कहाँ इससे लाभ प्राप्त होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं माही नदी की प्रमुख सहायक नदियों की। चलिए बात करते हैं हम माही की सहायक नदियों की। माही की सहायक नदियां। अभी हमने बात की कि माही नदी जो मेहत झील से निकलकर राजस्थान में प्रवाहित होती हुई ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। राजस्थान में यह उल्टे यू आकार में प्रवाहित होती है और ये खंबात की खाड़ी की ओर चली जाती है। ये हो गई अमामुरू की पहाड़ी, जहाँ पर मेहत झील जो माही नदी का उद्गम स्थल, और आगे ये नदी कहाँ चली जाती है, ये चली जाती है खंबात की खाड़ी में। अब बात कर रहे हैं हम माही की सहायक नदियों की। तो उदयपुर जिले में ऋषभदेव और ऋषभदेव के निकट पहाड़ियां हैं। यह है बीछा मेढ़ा की पहाड़ियां, बीछा मेढ़ा की पहाड़ियां। तो बीछा मेढ़ा की पहाड़ियां कहाँ पर, यह हो जाएंगी ऋषभदेव, उदयपुर। और यहाँ से माही की एक प्रमुख सहायक नदी निकलती है जिसका नाम होता है सोम नदी। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम के निकट यह नदी किस में मिल जाती है, ये मिल जाती है माही नदी में। तो बीछा मेढ़ा से निकलकर बेणेश्वर के समीप यह माही नदी में मिल जाती है। दो बातें आपको सोम नदी में ध्यान रखना है। पहला, इस नदी पर दो बांध बने हुए हैं, एक बांध उदयपुर में है और दूसरा बांध इस पर डूंगरपुर जिले में है। अब जो उदयपुर जिले में बांध है, इस बांध को कहा जाता है सोम कागदर बांध। सोम कागदर बांध कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा उदयपुर में। दूसरा जो बांध है, यह बांध डूंगरपुर में है, नाम है इसका सोम कमला अंबा बांध। तो दो बांध हो गए, सोम कमला अंबा कहाँ हो जाएगा, डूंगरपुर में, और सोम कागदर बांध ये हो जाएगा उदयपुर में। और डूंगरपुर में इस नदी के किनारे एक प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का नाम है देव सोमनाथ मंदिर। देव सोमनाथ
मंदिर। तो देव सोमनाथ जो मंदिर है कहाँ पर हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा डूंगरपुर में। और ये जो मंदिर है ये भी इस सोम नदी के किनारे बना हुआ है। तो ये हमने बात की सोम नदी की। तो आप इसका उद्गम ध्यान रखें, बिछामेड़ा की पहाड़ियों से, उदयपुर से। और ये बेणेश्वर धाम के निकट किस में मिल रही है, ये मिल रही है माही नदी में। कोई दिक्कत नहीं, ये हो गई सोम नदी। अब सोम नदी के बाद हम बात करते हैं माही की अगली सहायक नदी की। तो माही की जो अगली सहायक नदी रहती है वह रहती है जाखम नदी। माही की अगली सहायक नदी जाखम। तो इसके लिए हम चलते हैं प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ का तहसील है छोटी सादड़ी, और छोटी सादड़ी में एक पहाड़ी समूह है जिसका नाम है भंवर माता की पहाड़ियाँ। भंवर माता की पहाड़ियाँ कहाँ पर है ये हो जाएगी छोटी सादड़ी तहसील प्रतापगढ़। तो इस भंवर माता की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है जाखम नदी, और प्रतापगढ़ और उदयपुर में बहने के बाद ये आ जाती है सोम नदी में। तो जो जाखम नदी है यह नदी सोम नदी में मिल रही है। हमने अभी नदियाँ पढ़ी थी, माही नदी पढ़ी थी, तब बात की थी कि जाखम जो है वो सीधे सीधे माही में नहीं मिलती है, यह पहले सोम नदी में मिलती है। तो भंवर माता की पहाड़ियों से निकलकर यह सोम नदी में मिल जाती है। अब जाखम नदी का महत्व है, एक तो इसका जो प्रवाह है वह प्रवाह होता है सीता माता अभ्यारण्य से। सीता माता अभ्यारण्य से, जहाँ पर इसमें कुछ सहायक नदियाँ मिलती है, इसका जो प्रवाह हो रहा है कहाँ से हो रहा है, सीता माता अभ्यारण्य से इसका प्रवाह होता है। और यहाँ पर इसमें कुछ सहायक नदियाँ मिलती है जैसे करमोई, टांकली। तो ये जो नदियाँ हैं ये जाखम नदी की सहायक नदियों के रूप में हैं। ये हम बात कर रहे हैं जाखम नदी की। अब जाखम नदी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो विशेषता है इस नदी पर स्थित बांध, और इस बांध का नाम हम भली भांति जानते हैं, यह है जाखम बांध। जाखम बांध जो अनूपपुरा गांव कहाँ पर, यह रहता है प्रतापगढ़ में। तो इस अनूपपुरा गांव के निकट इस जाखम नदी पर बना हुआ है जाखम बांध, और इस जाखम बांध की ऊंचाई है 81 मीटर, 81 मीटर। और यह बांध जो है यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गई हमारी जाखम नदी, भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है और सोम नदी में मिल जाती है। सीता माता अभ्यारण्य से इस नदी का प्रवाह होता है, और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं करमोई, टांकली। फिर प्रतापगढ़ में अनूपपुरा गांव के निकट इस नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा जाखम बांध बना हुआ है जिसकी ऊंचाई रहती है 81 मीटर। एक बार आप यहाँ तक इस बात को, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं माही की कुछ और सहायक नदियों की। अच्छा, यहाँ एक बात आप ध्यान रखें, जो सोम नदी है तो इस सोम नदी में एक और महत्वपूर्ण नदी आकर मिलती है। सोम की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसे हम गोमती नदी के नाम से जानते हैं, और गोमती नदी का एक जिक्र आता है तो आपको अच्छे से पता है कि इस गोमती नदी पर एक प्रसिद्ध झील बनी हुई है जिसे हम जयसमंद झील के नाम से जानते हैं। तो जयसमंद झील गोमती नदी पर बनी है, और यह गोमती नदी जो है ये सोम नदी की सहायक नदी है। इसी तरह सोम की एक और सहायक नदी है जिसे हम टीडी के नाम से जानते हैं, और इस नदी पर भी एक प्रसिद्ध बांध टीडी बांध बना हुआ है। अब माही की एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका नाम है अनास नदी। तो देखें अनास नदी का उद्गम कहाँ से,
तो मध्य प्रदेश जिले का एक गांव है, गांव का नाम है आंबेर गांव। आंबेर गांव कहाँ पर, यह हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो इस आंबेर गांव से एक नदी निकलती है अनास, और यहाँ से निकलकर बांसवाड़ा का एक स्थान आता है, गांव आता है बांसवाड़ा का, जिसका नाम रहता है मेलीडी खेड़ी। तो ये हो जाएगा मेलीडी खेड़ी गांव, कहाँ हो जाएगा, बांसवाड़ा में। तो इस गांव के निकट अनास नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, और यहाँ से आने के बाद ये नदी गलियाकोट के निकट, जो अनास नदी है, यह अनास नदी गलियाकोट के निकट राजस्थान माही नदी में मिल जाती है। तो ये माही की एक और सहायक नदी अनास नदी पर अनास परियोजना निर्मित है, जिसकी हम चर्चा राजस्थान की पेयजल सिंचाई परियोजनाओं में करेंगे। तो ये हो गई अनास के बाद एक और सहायक नदी है माही की, जो रहती है मोरैन नदी। तो मोरैन नदी जो है, इसका उद्गम होता है डूंगरपुर से, और डूंगरपुर से निकलकर ये नदी डूंगरपुर में ही कहाँ मिल जाती है, माही नदी में। तो ये हो गई मोरैन। तो यहाँ तक हमने कुछ महत्वपूर्ण नदियों की बात की, माही की, सोम नदी, जाखम के बाद अनास की हमने बात की, अनास के बाद हमने बात की है मोरैन नदी की। इसके अलावा भी माही की कुछ और सहायक नदियाँ हैं, तो हम इसकी जो अन्य सहायक नदियाँ हैं उसके नाम देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसकी जो अन्य सहायक नदियाँ हैं उसमें चाप, हरण, लाखन, तो ये माही की कुछ और महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ रहती है। आप चाहें तो एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट भी सेव कर लें। तो साथियों, यहाँ तक की जो चर्चा हमारी रही है, उस चर्चा के अंतर्गत हमने माही और इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात की है। माही जो अरब सागरीय अपवा तंत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है, राजस्थान के दृष्टिकोण से भी इसका काफ़ी महत्व है। अब अरब सागरीय अपवा तंत्र में कुछ और नदियाँ बची है। अरब सागरीय अपवा तंत्र की दो अन्य नदियों पश्चिमी बनास और साबरमती के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे पश्चिमी बनास नदी की। अरब सागरीय अपवा तंत्र की एक और नदी है पश्चिमी बनास। हमने इससे पहले अरब सागर में लूणी और माही नदी की बात की थी। तो पश्चिमी बनास, सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिम बनास जो नदी है, इस नदी का उद्गम कहाँ से है और कहाँ यह नदी खत्म होती है। तो यहाँ हमारा सिरोही जिला, और सिरोही जिले के अंतर्गत एक गांव है, गांव का नाम है नया सनवाड़ा। तो जो सिरोही का नया सनवाड़ा गांव है, इस नया सनवाड़ा गांव की पहाड़ियों से, नया सनवाड़ा की पहाड़ियों से पश्चिमी बनास नदी का उद्गम होता है। अब यहाँ से यह नदी निकलती है, और यहाँ से निकलने के बाद यह गुजरात में प्रवाहित होते हुए यह नदी भी कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। तो उद्गम हो गया इसका नया सनावरा गांव की पहाड़ियाँ, और नया सनावरा गांव की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, ये हो जाएंगी सिरोही जिले में। तो यहाँ से निकलकर यह नदी गुजरात में बहते हुए अंतिम रूप से कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका जो अंतिम स्थिति हो जाएगी वो होगी कच्छ की खाड़ी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है यहाँ पर महत्वपूर्ण। एक तो इस नदी के किनारे दो कस्बे हैं। एक कस्बा जो सिरोही ज़िले का है, यह कस्बा रहता है आबू रोड। तो आबू रोड जो कस्बा है,
यह कस्बा इस नदी के किनारे बसा हुआ है। साथ ही साथ गुजरात का एक शहर है, वह है डीसा। तो गुजरात का डीसा शहर भी इस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर आबू रोड कस्बा सिरोही का और गुजरात का डीसा शहर ये इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब राजस्थान में सिरोही जिले में इस नदी पर एक प्रसिद्ध बांध बना हुआ है। बांध का नाम है बनास बांध। बनास बांध। तो बनास बांध जो है ये भी सिरोही में, कोई दिक्कत नहीं। तो दो कस्बे इसके किनारे, आबू रोड और डीसा शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। और बनास बांध जो है सिरोही में, यह इस नदी पर बना हुआ है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल पूछ सकता है, बनास बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? वहाँ ऑप्शन में बनास नदी भी आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बनास बांध जो है ये पश्चिमी बनास नदी पर सिरोही जिले में बना हुआ है। तो यदि हम बात कर रहे हैं इसके उद्गम की, तो उद्गम इसका नया सनवाड़ा सिरोही में। फिर यह समाप्त कहाँ हो जाएगी? समाप्त होगी ये कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में। और इसके किनारे जो शहर बसे हुए हैं, कौन कौन से शहर हैं? तो एक शहर है इसके किनारे आबू रोड। तो आबू रोड रहता है सिरोही में। और एक शहर इसके किनारे डीसा। डीसा कहाँ रहता है? गुजरात में। और इस नदी पर जो बांध बना हुआ है, यदि हम बात करते हैं प्रमुख बांध की, तो बांध हो जाएगा इस पर बनास बांध। और बनास बांध भी कहाँ पर है? ये रहता है सिरोही में। कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं पश्चिमी बनास की। सहायक नदियां, तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वह रहती है कुकड़ी, उसके बाद सुकली, और इसके बाद गोलहन। तो ये पश्चिमी बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये बात हमने की है पश्चिमी बनास नदी की। आप चाहें तो एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बात हमने की पश्चिमी बनास नदी की। अब हम अरब सागरीय अपवा तंत्र की एक और महत्वपूर्ण नदी साबरमती नदी की बात करेंगे, जो हमारे अरब सागरीय अपवा तंत्र की अंतिम नदी भी है। तो हम बात करते हैं अब साबरमती नदी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साबरमती नदी जो है, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये राजस्थान का दक्षिणी भाग और यहाँ रह जाएगा गुजरात। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जिला रहता है उदयपुर, और उदयपुर जिले की एक तहसील है झाड़ोल तहसील। तो उदयपुर की झाड़ोल तहसील में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, अरावली की पहाड़ियाँ, तो इस अरावली की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। अब ये अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर? तो ये रहती है झाड़ोल, और झाड़ोल हो जाएगा उदयपुर में। तो उदयपुर के झाड़ोल में अरावली की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। और यहाँ से निकलने के बाद यह गुजरात में बहते हुए यह नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ से निकल रही है ये अरावली की पहाड़ियों से, यहाँ से बहते हुए गुजरात में आएगी, और गुजरात में बहते हुए
यह नदी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो अब तक हमने जो अरब सागरीय प्रवाह की नदियाँ पढ़ी है, उन नदियों के अंतर्गत दो नदियाँ, एक लुनी की बात की थी, दूसरी अभी बात की हमने पश्चिमी बनास की। तो दो नदियाँ जो है लुनी और पश्चिमी बनास, ये गिरती है कच्छ की खाड़ी में। और राजस्थान की दो नदियाँ साबरमती और माही, ये गिरती है खंभात की खाड़ी में। तो जाडौल तहसील में अरावली की पहाड़ियों से निकलकर यह गुजरात में बहते हुए अंतिम रूप से कहाँ गिर जाती है? ये गिर जाती है खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में यह नदी गिर जाती है। अब आप ध्यान रखना कि यह जो नदी है, इस नदी का प्रवाह राजस्थान में बहुत कम है। आप देख सकते हैं कि इसका जो अधिकांश प्रवाह है, यह प्रवाह गुजरात राज्य में है। तो यह गुजरात राज्य की प्रमुख नदी है। यहाँ हम बात कर लेते हैं उद्गम की। तो उद्गम इसका हो जाएगा अरावली की पहाड़ियों से। अरावली की पहाड़ियों से कहाँ? ये होता है जाडौल उदयपुर में। जाडौल उदयपुर में। उसके बाद इसकी जो समाप्ति होती है, तो समाप्त कहाँ हो जाएगी? ये हो जाएगी खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में यह नदी गिर जाएगी। अब यदि हम कहें कि कौन से राज्य की ये प्रमुख नदी है, तो यह गुजरात की प्रमुख नदी है। गुजरात की प्रमुख नदी। अब हम बात करते हैं इसकी लंबाई की। इसकी लंबाई की बात करें तो साथियों, ये जो नदी है, इस नदी की कुल लंबाई रहती है 416 किलोमीटर। ये जो नदी है, इस नदी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 416 किलोमीटर। अब हमने बात की कि यह जो नदी है, यह नदी राजस्थान में बहुत कम बहती है। तो यदि हम बात करते हैं राजस्थान में इसकी लंबाई की, तो राजस्थान में जो इसकी लंबाई है, यह रहती है मात्र 45 किलोमीटर। और गुजरात में जो इसकी लंबाई है, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर। और गुजरात की लंबाई की बात करेंगे तो गुजरात में इसकी लंबाई रहती है 371 किलोमीटर। तो हमने बात की थी कि यह नदी गुजरात की प्रमुख नदी है। राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र सबसे कम है। अब आपको ध्यान रखना है कि इस नदी के किनारे गुजरात के दो प्रमुख शहर बसे हुए हैं। अब वो शहर कौन कौन से हैं? पहला शहर रहता है गुजरात की राजधानी। तो गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, तो यह गांधीनगर शहर इस नदी के किनारे। और गांधीनगर के साथ साथ गुजरात का एक और प्रमुख शहर जो है अहमदाबाद, तो यह अहमदाबाद भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दो शहर यहाँ हो गए, एक गांधीनगर शहर और दूसरा अहमदाबाद शहर, जो साबरमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। और इसी अहमदाबाद शहर में ही महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अब इस नदी पर गुजरात में, गुजरात का जिला रहता है मेहसाणा, और मेहसाणा जिले में इस नदी पर एक प्रमुख बांध बना हुआ है, और वह बांध रहता है धरोई बांध। साबरमती नदी पर धरोई बांध। और यह धरोई बांध किस जिले में है? यह रहता है मेहसाणा जिले में, मेहसाणा गुजरात। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और इस बांध से जो है गुजरात को सिंचाई और विद्युत की जो आपूर्ति है इस बांध से होती है। उसके बाद साबरमती की खूब सारी सहायक नदियाँ हैं। तो हम यहाँ पे इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो देखते हैं इसकी कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, इन सहायक नदियों में प्रमुख नदी रहती है सेई नदी। सेई के अलावा इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वह रहती है वाकल।
वाकल की एक और सहायक नदी है जिसको हम कहते हैं मानसी। तो ध्यान रखना यहाँ पर उदयपुर में मानसी और वाकल जो परियोजना है, इस मानसी वाकल परियोजना से उदयपुर की जो जिले हैं उन जिलों में पानी की आपूर्ति होती है। और सई नदी की बात हमने जब लूणी नदी की सहायक पड़ी थी जवई नदी, तो जवई नदी में बात की थी हमने कि जवई डैम में या जवई बांध में इस सई नदी के पानी से आपूर्ति होती है। सई परियोजना जो है जहां सुरंग के माध्यम से पानी जवई बांध में छोड़ा गया था। इसके अलावा इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वह है माजम, माजम के अलावा मेसवा, मेसवा के अलावा हतमती और इसके अलावा रहता है वैतरक। तो ये साबरमती की प्रमुख सहायक नदियां हैं। सई नदी हो जाएगा, वाकल, और वाकल की सहायक नदी मानसी, उसके बाद माजम, फिर मेसवा, हतमती और वैतरक। तो ये हमने बात की है साबरमती नदी की। आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट में इसको सेव कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक हमने बात की साबरमती नदी की। तो ये राजस्थान में अरब सागरीय अपवा तंत्र की प्रमुख नदियाँ थी। अब एक जो सवाल यहाँ बनता है वह सीधे सीधे इस तरह से बनेगा कि आपको 4 नदियाँ देगा और 4 नदियों में आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी अरब सागरीय अपवा तंत्र की नदी है या निम्न में से कौन सी बंगाल की खाड़ी की अपवा तंत्र की नदी है। तो हमने यहाँ तक राजस्थान में अरब सागरीय अपवा तंत्र की नदियाँ पढ़ी है। अब हम इन सभी नदियों को एक टेबल के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो हम अरब सागरीय जो अपवा तंत्र है इन सभी नदियों को एक टेबल के माध्यम से यहाँ समझ लेते हैं। तो हमने अरब सागरीय अपवा तंत्र की 4 प्रमुख नदियों की बात की थी। इन 4 नदियों में सबसे पहले बात की थी हमने लूणी नदी की। बात करते हैं लूणी की सहायक नदियां। तो लूणी की सहायक नदियों में बात की थी हमने जोजरी नदी की। जोजरी के बाद हमने बात की थी मीठड़ी, उसके बाद सुकड़ी, सागी, गुहिया, बांडी, जवई और लीलड़ी की। तो ये लूणी की प्रमुख सहायक नदियाँ। उसके बाद हमने बात की अरब सागरीय अपवा में दूसरी, वह थी पश्चिमी बनास। और पश्चिमी बनास की जो सहायक नदियाँ हैं ये रहती है सुकली, कुकड़ी और गोलहन। फिर हमने बात की थी साबरमती नदी की। और साबरमती की जो सहायक नदियां हमने पढ़ी है आज वह थी माजम, मेसवा, सेई, हथमती, वाकल। वाकल की सहायक पढ़ी थी हमने मानसी, उसके अलावा वैतरक। तो ये साबरमती की प्रमुख सहायक नदियाँ। और साबरमती के बाद अरब सागरीय अपवा तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी रहती है, वह रहती है माही नदी। और माही की जो सहायक नदियाँ हैं हमने बात की थी सोम, सोम की सहायक थी जाखम, इसके अलावा इरू, फिर हमने बात की थी चाप, हरण, लाखन। तो ये माही नदी की प्रमुख सहायक नदियां थी। तो ये अरब सागरीय अपवा तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। आप चाहें तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट सेव कर लें। तो यहां तक की चर्चा के अंतर्गत हमने बात की है राजस्थान में अरब सागरीय अपवा तंत्र की प्रमुख नदियों की।
अब अगली जो हमारी क्लास रहेगी उस क्लास में हम राजस्थान के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण अपवा तंत्र बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र की बात करने वाले हैं। राजस्थान में जो अधिकतम सवाल आपके पूछे जाते हैं वो बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र से पूछे जाएंगे, जिसमें हम चंबल और उसकी सहायक नदियों की बात करने वाले हैं। आप यहाँ तक हमारा अरब सागरीय अपवा तंत्र समाप्त हुआ। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं इस चैनल से वो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। इन वीडियोज़ को आप लगातार शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, अपने अधिक से अधिक मित्रों तक इसे पहुंचाएं, जिससे उन मित्रों को भी जो है फ़ायदा या लाभ इन वीडियो से प्राप्त हो सके। अगली क्लास के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।